नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ। अब की ताज़ा करंट अपडेट मित्रों यह है कि मैंने आप लोगों को एक तूफ़ान की चर्चा की थी, है ना। कल ही मैंने आपको बताया था एक तूफ़ान आने वाला है और जिसका नाम क्या है, निसर्ग। ठीक है, और ये निसर्ग तूफ़ान है साथियों। ये वास्तव में खतरनाक है। ये आ चुका है और महाराष्ट्र में ये अपनी महाराष्ट्र व गुजरात के तट पर अपनी तबाही शुरू कर दी है। इसको आप इस प्रकार सुन सकते हो। एक मिनट आप ये सुने। तो आपको बता दें कि सबसे पहले दरअसल अलीबाग के तटीय इलाके से ही ये तूफान टकराया था और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि आप देख रहे थे एक घर की छत उड़ गई। ये दूसरी तस्वीर है जहां बड़े बड़े इन पेड़ों को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो तिनके हों, इस तरीके से हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, तेज रफ्तार में हवा बह रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवा बह रही है। तो साथियों ये अभी एक तत्कालीन संकट अपने देश के कुछ राज्यों पर, अपने ही देश के कुछ नागरिकों पर आया हुआ है। लेकिन एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात है। आप लोगों को मैंने काफ़ी बार एनडीआरएफ की टीमों के बारे में बता दिया है। और अभी भी नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना कार्य वहाँ पर कर रही है। निपट लिया जाएगा इससे, क्योंकि जीतना तो आखिरकार भारत को ही है। ठीक है, तो ये तूफान साथियों निसर्ग, ये करंट जीके की बात है। तो अब आपके दिमाग में सताई घर कर जाएगा, क्योंकि आपने तूफान के दृश्य को सुना है और उनके अंदर जो मानवता की चीख पुकार है उसको भी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, भयंकर तूफान है वास्तव में, है ना, डरावना भी है। लेकिन साथियों फिर भी प्रकृति तो प्रकृति है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति अपना उग्र रूप इसी प्रकार दिखाती है। और उधर अम्फान तूफान की अभी भरपाई हुई नहीं थी, वो उड़ीसा और बंगाल में आया था। तो इधर आप अभी आ गया निसर्ग। ठीक है, ये गुजरात हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र के तट पर टकरा रहा है। तो साथियों अब शुरू करते हैं अपन यानी अपने प्रश्नों का सिलसिला। तो सबसे पहला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत का विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है। तो आपको साथियों याद रखना है, अगर राज्य ये है ना किस राज्य सरकार की बात आई तो राज्य का नाम आएगा। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा काम है किया है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों मध्य प्रदेश से संबंधित खूब सारे तथ्य मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। एक बार पुनः बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की बात करेंगे मित्रों, राजधानी कौन सी है? भोपाल। फटाफट आप बोलते जाओ बस, राजधानी भोपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है ना। और मुख्यमंत्री बनते इन्होंने बाद में एक योजना शुरू की जिसका नाम था पुणे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी इन्होंने शुरू की है। और जब आप गवर्नर की बात आएगी तो लालजी दास टंडन को आप भूलोगे नहीं। और खूब सारी योजना है, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, है ना। उमरिया जिला है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर। और सबसे है ना खराब मृत्यु दर भी इसी यानी एमपी की है। सबको रोजगार मिलेगा योजना भी इन्होंने शुरू की है। चरण पादुका पहल भी इन्होंने शुरू की है। श्रम सिद्धि अभियान भी इन्होंने शुरू किया है। FIR आपके द्वार योजना भी है ना यहाँ की पुलिस ने शुरू किया है।
मध्य प्रदेश पुलिस को कर्मवीर चक्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, FIR आपकी द्वार योजना है ही, वो आप लोग सब लोग जानते हो। ठीक है, तो ये इतने तथ्य हैं जो इनके बारे में हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा प्रश्न नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो साथियों, ये अगर अपन राज्य की बात करें तो बिहार में है। अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो ये है भागलपुर में, भागलपुर में। ठीक है, यानी भागलपुर में ये आपकी भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर कहाँ पर है? भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड में एक UV सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया है? मित्रों, भारतीय नौसेना ने किस डॉकयार्ड ने, देखो नौसेना के डॉकयार्ड का मतलब है ये किस, अगर अपन कह सकते हैं 3 भाग है, वहाँ पर 3 है ना। अगर अपन तीनों क्षेत्रों की बात करें, एक तो पश्चिमी नौसेना का हेडक्वार्टर है वो गया, एक पूर्वी है ना, और एक पूर्वी हो गया, एक दक्षिणी, 3 भाग हो गए, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है मित्रों, अभी जो मैंने आपको ये तूफान की भव्य तस्वीर बताई थी, एक हमारा भी इन्हीं की नेवी के कुछ जो लोग थे, NDRF की कुछ टीमों के जवान थे, वहाँ पर फंसे हुए हैं, रत्नागिरी जो जिला है महाराष्ट्र का, उसके उस ओर। तो उनको निकालने के लिए ये भारतीय नौसेना है, यानी पश्चिमी जो हेडक्वार्टर है उसने क्या कर दिया है? अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिमी जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ? वही इस प्रश्न का उत्तर भी है कि भारतीय नौसेना, यानी किस नौसेना ने डॉकयार्ड में एक UV सैनिटाइजेशन बे की स्थापना की है? तो ये साथियों किसने किया है? मुंबई। और मुंबई जिसका हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? पश्चिमी नौसेना का है। ये बात आपको याद रखनी है भाई, पश्चिमी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न तो आ ही गया कि फिर 2 और कौन कौन से हैं? एक तो दक्षिण, एक पूर्वी, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जब दक्षिणी की बात की जाएगी साथियों, दक्षिणी की, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी में आपका कोच्चि हो जाएगा जो कि केरल में है, और मुंबई आपका पश्चिमी हो गया। और पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये आपका पूर्वी यानी कि नौसेना का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब नौसेना की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी तटीय जो सीमा की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप लोगों को इधर बता दिए हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है, और ये इसको UV का मतलब आप समझ गए होंगे, अल्ट्रा वायलेटिक। ठीक है, हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं, इधर की सारी बातें हमने कर ली है। हाल ही में वायुसेना ने अपनी नौसेना ने एक प्रकार का अभियान था जिसका नाम क्या था भाई? ऑपरेशन था जिसका नाम क्या था? समुद्र सेतु। क्या नाम था? समुद्र सेतु। और उधर वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था, कौन सा था? वंदे भारत। कौन सा था? वंदे भारत। ठीक है, तो ये अपना कौन सा प्रश्न हुआ? तीसरा प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर कि हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब बनाया गया? हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो अब ये प्रश्न पूछा गया आप लोगों को, यानी विश्व परिजन दिवस कह सकते हैं अपन, अभिभावक दिवस कह सकते हैं, ये कब मनाया गया? तो आपका उत्तर आना चाहिए साथियों 1 जून। इसका उत्तर क्या होगा? 1 जून को विश्व ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। ठीक है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है कब? 1 जून को। ठीक है, और ये किसके लिए? पेरेंट्स है ना, को क्या करने के लिए? सम्मानित करने के लिए, यानी उनके प्रति अच्छे भाव रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। मनाता कौन है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन मनाता है साथियों? UN। कौन मनाता है? UN, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये अब UN की बात आती है तो आप खूब सारी बातें इनके बारे में जानते होंगे साथियों। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये बात भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि न्यूयॉर्क विश्व का सबसे धनी शहर भी है न्यूयॉर्क। ठीक है, और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो ये यानी UN, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और है ना, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इस UN के कुल सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। और 193वां देश कौन सा है? मैंने आपको ये भी बता रखा है, दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो ये खूब सारी बातें हो सकती है। अब साथियों एक चीज़ मैं आपको यहीं पर और बता देना चाह रहा हूँ
कि अगर बात आती है कि हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की, तो लेकिन 1 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व दुग्ध दिवस। ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। तो ये भी वर्ल्ड मिल्क डे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस भी कब मनाया जाता है, आपको वैसे याद रख लेना है, कब, 1 जून को। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यानी कि अपना नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। ये तो विश्व दुग्ध दिवस था, कब, 1 जून को। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यानी नेशनल, विश्व का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि विश्व की बात हो गई। नेशनल की जब अपन बात करेंगे, यानी नेशनल दुग्ध दिवस की, तो मित्रों ये है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, है ना, 26 नवंबर को, जो हमारे यानी कि श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीज कुरियन, उनके जन्म दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, नेशनल दुग्ध डे 26 जनवरी को, और विश्व दुग्ध दिवस कब, यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब, 1 जून को, ठीक है। तो ये तथ्य थे, आपको लगातार याद करने हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया। माई लाइफ और माई योगा, यानी योग को महत्व देने के लिए ये एक प्रकार की योजना है, यानी अपने जीवन में योग को उतारना, यानी मेडिटेशन, यानी ध्यान को बढ़ावा देना मित्रों। यानी आप विद्यार्थी जीवन में हो, या अगर आप लोग दिमागी ज़्यादा कार्य करते हो, या आपको स्वस्थ रहना है, यानी हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ें जरूरी है। योगा यानी कि इससे क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, है ना, अपनी हर प्रकार से, बौद्धिक, किसी प्रकार की अगर कोई विशेषता है तो वो इससे बढ़ती है, ठीक है। अब बात आती है इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, तो आपको बताना है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया योग को, है ना, सकारात्मक योग का। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये योजना वास्तव में क्या है कि माई लाइफ माई योगा योजना है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, जैसे आप भी योग, अगर आपके जीवन में इस योग से सकारात्मक कोई बदलाव आया है, तो आप अपने उस बदलाव को, है ना, मतलब प्रकट करने के लिए, सकारात्मक बदलाव के प्रकट करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाओ, और इसी पर, इस अभियान के तहत आप लोग क्या कर दो, वहाँ जोड़ दो, है ना। अगर आप लोग वास्तव में उधर प्रतियोगिता जीतते हो तो आपको शायद कुछ पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। अब ये शुरू किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है मित्रों। हमारा जीवन, है ना, यानी कि अगर अपन बात करें एक, यानी 24 घंटे में, यानी एक दिन में 1440 जो हमारे पास मिनट होती है, अगर उनमें हम 20 मिनट अगर दे देते हैं योग को, तो ये कोई बहुत है यानी कि बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट दे सकते हो, 20 मिनट दे सकते हो, किसी प्रकार आपको योग करना ही चाहिए। और ये जो शुरू किया है ना, इस अभियान को शुरू मतलब लोगों ने मिलकर, 2 संस्था ने मिलकर, एक तो आयुष मंत्रालय और एक है ICCR। ध्यान देना भाई, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समय आप लोगों का लगेगा लेकिन फिर भी। ICCR और आयुष मंत्रालय के बारे में हम खूब सारी चर्चा कर चुके हैं। इनके मंत्री है श्रीपद यसो नाइके। लेकिन ICCR अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इसका अर्थ है इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन, ठीक है, इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन। अगर अपन ये हिंदी में बात करें तो भारतीय, है ना, परिषद, ठीक है, भारतीय परिषद सांस्कृतिक अपन बात करें तो संबंध, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अपन संस्था की बात करें, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के ये क्या किया है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, ठीक है। और ये उद्घाटन इसके रूप में किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे चलाने वाली संस्था, मैंने आपको अलग से बता दी है, उद्घाटनकर्ता का नाम अलग से बता दिया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया है, तो BCCI ने नामांकित किया है। और किसको नामांकित किया, ध्यान रखना, हिटमैन रोहित शर्मा को नामांकित किया, किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। खेल जगत का सबसे बड़ा, भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई, भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। उसके लिए नामित किसको किया गया है, रोहित शर्मा। अभी दिया नहीं है, जब देंगे तो मैं अपन और बात करेंगे। तो BCCI ने यह नामित किसके लिए, रोहित शर्मा को किया है, ठीक है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। और ये खेल में सर्वोच्च अवार्ड है। अगर अपन वर्ल्ड की बात करें मित्रों, तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी वो खेल जगत का सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा ये है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे प्रथम, है ना, अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये भी है,
कि अगर अपन बात करें कि प्रथम किसके, कौन से प्रथम की, कि ये जो प्रथम है जो पुरस्कार है कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको सीधा खेल रत्न पुरस्कार भी बोलते हैं, ये प्रथम किसको दिया गया, तो याद रखना साथियों विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस का खिलाड़ी है, शतरंज का खिलाड़ी है ना। इसने काफ़ी बार लगातार क्या है ना, यानी कि स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। अब अगर बात करें मित्रों 2018 की, तो 2018 में 2 खिलाड़ियों को मिला, गौर ध्यान से सुने भाई, एक तो विराट कोहली, एक मीराबाई चानू, दोनों को एक साथ, विराट कोहली मीराबाई चानू को क्या मिला है, खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2019 की बात करोगे तो आपको 2 खिलाड़ियों का नाम फिर याद करना होगा, बजरंग पूनिया व दीपा मलिक, बजरंग पूनिया व दीपा मलिक, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और अब 2020 के लिए किसको नामित किया गया है, हिटमैन रोहित शर्मा को, क्रिकेट के खिलाड़ी आप अच्छी तरह से जानते हो, जबरदस्त बंदा है। और मित्रों जब बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1991 टू 92, मतलब 1991 से 1992 में इसकी शुरुआत हुई। और उधर BCCI के बारे में आप खूब सारी बातें जानते होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में इसकी स्थापना हुई। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है। प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली है, ठीक है। हेड मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली है। ICC के संस्थापक मनोहर आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब आप USA समझ गए होंगे, और USA ने क्या कर दिया है मित्रों, हाल ही में WHO से अपने सारे संबंध क्या कर लिए हैं, आधिकारिक रूप से समाप्त कर लिए हैं। ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये WHO अमेरिका से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि ये चीन के साथ पक्षपात है ना, चीन के साथ मिले हुए इस प्रकार की बात कौन करते हैं, ट्रम्प साहब करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डोनाल्ड ट्रम्प ये आरोप लगाते हैं चीन पर कि WHO इनके साथ ही मिला हुआ है, ठीक है। WHO ने काफ़ी देरी से ये कहा कि ये कोरोना बीमारी इतनी घातक है, ठीक है। तो ये बात थोड़े से ध्यान रखना। WHO के बारे में खूब सारी बता दी है मैंने। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा। 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। WHO की फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अदानोम गिब्रेयेसस है, ठीक है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, 2020 वाले वर्ष को, मतलब इस वर्ष को, यानी WHO ने क्या घोषित कर रखा है, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डे, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूएस से आप सब लोग जानते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सबसे शक्तिशाली की बात हम बार बार करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। तो साथियों याद रखिएगा, ये कंपनी है SpaceX, ठीक है, SpaceX, और ये अमेरिका की कंपनी है, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेज दिया, ठीक है, भेजकर क्या कर डाला है, इतिहास रच डाला है। तो ये बात आपको याद रखना है, अमेरिका की प्राइवेट ये कंपनी है SpaceX, है ना। और ये पिछले 10 वर्षों में ये पहली बार 2 इंसानों को भेजने की प्रक्रिया हुई है, वो भी याद रखना। इन 2 इंसानों के नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो एक का नाम तो है डग हर्ली, क्या नाम है, डग हर्ली। और एक का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो अगर एक का नाम हम अगर चर्चा करें तो वो हो जाएगा, देखो पहले का नाम तो डग हर्ली है तो आपको वैसे याद हो गया। एक का नाम है बॉब बेकन, ठीक है, दूसरे का नाम क्या है भाई, बॉब बेकन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इन दोनों का नाम भी थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ है तो अपने आप ये दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और ये आप नासा तो जानते ही हो, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है ना। और DRDO तो आप लोग वैसे भी, ये दोनों संस्था हमारी है, इसरो और DRDO, ठीक है। तो दोनों के बारे में जानते ही हो। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये इसरो तो आप सब लोग जानते हो ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां कि हाल ही में किसने 56 नए CNG स्टेशन देश को समर्पित किए हैं। 56 नए CNG, यानी CNG आप सब लोग जानते हो फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो यही है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इनके स्टेशन यानी CNG, घरों के अंदर जो हम काम लेते हैं वो क्या है, CNG है, गैस है वही। तो ये किसने देश को समर्पित किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने। मित्रों धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान में क्या है, पेट्रोलियम मंत्री है। तो ये बात तो आपको जाननी चाहिए, केंद्रीय प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री, ध्यान देना भाई, केंद्रीय
प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री कौन है? आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आप लोगों को लगातार इस चीज़ को याद रखना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई गई होगी, है ना। तो अब अपन इसके प्रश्न के उत्तर के बारे में भी हमने विचार कर लिया है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 10वां कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन बना है? तो अगर अपन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की बात करेंगे तो मित्रों 1 नंबर अब बन गए हैं कौन? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यानी अगर अपन बात करें रोजर फेडर की, किसकी बात करें? रोजर फेडर की, तो हाल ही में ये रोजर फेडर बन गया है मित्रों 1 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर की। ठीक है, 1 नंबर के बाद अपन बात करेंगे किसकी? 2 नंबर की। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा रह जाएगा, यानी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये जो 1 नंबर हमने लिख रखा है ये कितने नंबर है? 2 नंबर पर है, और ये 1 नंबर पर हो ही गया। ये जो लियोनेल मेसी है ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अब मैं आप लोगों को बताया 1 नंबर कौन? यानी रोजर फेडरर। 2 नंबर कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और 3 नंबर कौन? लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये हो गए। अब अपन यहाँ विराट कोहली को मैंने यहाँ क्यों दिया है मित्रों? टॉप 100 में भारत का एकमात्र खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? विराट कोहली। और ये कितने नंबर पर है? 66वें नंबर पर है। ठीक है, पहले ये 100 नंबर पर थे, अब कितने नंबर पर है? 66वें नंबर पर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन बने? विराट कोहली। तो इधर हमारे भारत के तो विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर पर अपन कह सकते हैं। और ये वैसे अगर समग्र रूप से देखें तो ये 66 नंबर पर है। 1 नंबर कौन है? फेडर है, और 2 नंबर पर रोनाल्डो, 3 नंबर पर मेसी। ठीक है, हाल ही में कोरोना के मध्य इनकी कमाई काफ़ी बढ़ी है। ठीक है, एड वगैरह इत्यादि चीज़ों से इनको कमाई हो जाती है। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको लगातार निरंतर याद भी करना चाहिए ना। और इनकी ये जो रोजर फेडरर है इनकी जो संपत्ति है अब हो गई है खूब सारी, बढ़ गई है ना। 106.3 मिलियन डॉलर। ठीक है, और फोर्ब्स ने ये सूची जारी की है ना। अमेरिका, मैंने आपको बताया पत्रिका एजेंसी है, आप सब लोग जानते हो। तो ये कई तथ्य जो मैंने आपको बताने जरूरी समझे। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों ये राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में खूब सारी बात आप लोग जानते हो, बड़े बड़े काम यही करता है ना उत्तर प्रदेश। जितनी अच्छी अच्छी बातें होती है वो आपने लगातार पढ़ रखी है ना। और उत्तर प्रदेश ने, मैंने आपको कई चीज़ें बताई है, इसी के तहत प्रत्येक ज़िले में 3 कैटेगरी बांटी है। एक में जहाँ कोविड-19 के मरीज़ कम हैं, और फिर है ना अगले में जहाँ थोड़े अधिक है, और फिर और ज़्यादा अधिक है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग बेड, यानी ये जो बिस्तर है ये तैयार किए गए हैं और उपलब्ध भी कराए गए हैं। तो खूब सारे हैं। और अगर अपन बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो जियोटेक किचन कम्युनिटी शुरू की, गूगल के साथ मिलकर वर्चुअल अदालतों का गठन किया, प्रवासी राहत मित्र ऐप है ना, आयुष कोच ऐप भी शुरू किया, हॉटस्पॉट है ना, जहाँ यानी कि हॉटस्पॉट है यानी वहाँ आरोग्य सेतु ऐप क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। तो वो भी महत्वपूर्ण बात है। और अगर अपन बात करें, अगर यानी कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी, 800 किलोमीटर है ना सड़कों के आसपास यानी हर्बल रोड विकसित करेगी। तो मतलब वहाँ आसपास औषधीय पादप लगाएगी। पीपी किट में 50% छूट भी इन्होंने दी है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और अब अपन अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अब SSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अब बात पहले तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा अरुण सिंघल। और अगर अपन बात करें किसकी, कि ये जो SSAI है क्या, अभी तक हम इसको नहीं समझे हैं, तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। अब का अर्थ हो जाएगा फूड, अस का अर्थ हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। FSSAI हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, 2011 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो ये आज के अपने है ना
थोड़े प्रश्न ज़्यादा भी थे, समय भी ज़्यादा लिया होगा। मित्रों, आज का सवाल आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। तो आपको उत्तर देना है, इनमें से कौन सा राज्य आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया, इनमें से कोई भी हो सकता है जो वहाँ किसी को प्रवेश भी नहीं करने दे रहा है अगर कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दें। और अब आपके लिए ध्यान देने योग्य एक कथन भी है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ध्यान देना भाई, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने 1 घंटे पढ़ाई की इससे क्या होगा। मतलब बारिश की बूंदें एक एक ही होती है, छोटी छोटी होती हैं, और उससे भी क्या होता है ना, जब वो लगातार बरसना आरंभ कर देती हैं तो बड़ी नदियों का बहाव बन जाती है, बाढ़ आ जाती है जगह जगह, है ना। तो आप लोगों को बाढ़ तो नहीं लानी है लेकिन खुद को सफल हो जाना है, कुछ अच्छे कार्य आप लोगों को करना है, खेतों को हरा भरा करना है। ठीक है, बरसा करके। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप थोड़े थोड़े, यहाँ एक तो लगातार बरसने की बात आई है और थोड़ा थोड़ा परिश्रम लगातार करोगे तो इन छोटे छोटे प्रयासों से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। साथियों, इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।